बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद ईशान यकूब। आज हम अपने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 2 के कोर्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, दैट इज द आरएलसी पैरेलल सर्किट। इन आरएलसी पैरेलल सर्किट वी हैव आर एल एंड सी पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर हम ये स्टडी करेंगे किस तरह से करंट को हम कंप्यूट कर सकते हैं और इम्पीडेंस को निकाला जा सकता है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने आरएलसी सीरीज सर्किट को पढ़ा था और देखा था कि इसके करंट कैसे निकाला जा सकता है, इम्पीडेंस कैसे कैलकुलेट की जाती है, फेज डिफरेंस और फेजेस को स्टडी किया था। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट दैट आरएलसी पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जा सकता है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आरएलसी पैरेलल सर्किट के ऊपर बात की जाएगी एंड व्हाट विल बी द टोटल करंट इन आरएलसी पैरेलल सर्किट। फिर इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट निकाली जाएगी, फिर हम फेज डिफरेंस निकालेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल कंप्यूट द फेजर्स। So before going to the start the RLC combination, we have a quick review of the previous lectures। और हमने ये पॉसिबल कम्बिनेशन स्टडी किए थे जिसकी हम सीरीज का आज इख्तिताम करने जा रहे हैं। वी हैव इंडक्टर, रेजिस्टेंस एंड द कैपेसिटर। हमने इंडक्टर, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को स्टडी किया था और कहा था ये 2 कॉम्बिनेशन मेथड और 3 कॉम्बिनेशन मेथड के जरिए से सिस्टम के अंदर ऐड किए जा सकते हैं। फॉर द 2 कॉम्बिनेशन प्रोसेस वी हैव RL circuits, for the 2 combination process RC circuits, and for the case of 3 combination process we have RLC circuit। और RLC circuit की भी 2 configurations फर्दर थी, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन था और एक सीरीज कॉम्बिनेशन, जिनमें से आज हम सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर फाइनल डिस्कशन करने के तौर पे स्टडी करेंगे। तो आज का जो हमारा मेन फोकस होगा वो ये है कि अगर हम आरएलसी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को स्टडी करेंगे तो इसके अंदर करंट, इम्पीडेंस और इसके फेजेस कैसे हो सकते हैं। आइए देखें सबसे पहले इंडिविजुअली इंडक्टर, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर जो है वो एसी सोर्स के लिहाज से किस तरह बिहेव करते हैं। अगर हमारे पास कोई सिर्फ रेजिस्टर है तो आपको याद होगा हमने इंडक्टर के लिए, रेजिस्टर के लिए ये करंट फाइंड आउट किया हुआ है। अगर इंडक्टर है तो हमने इंडक्टर की करंट की ये वैल्यू फाइंड आउट की है। इंडक्टर के अंदर वोल्टेज लीड करते हैं, करंट लैग करता है। और कैपेसिटर के लिए हमने ये वैल्यू निकाली हुई है। कैपेसिटर के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे करंट लीड कर रहा है और वोल्टेज लैग करते हैं। इसके दौरान हमने फेजेस भी स्टडी किया था जो ये एग्जैक्टली बता रहे हैं कि ये दोनों इन फेज है, ये 90 डिग्री से आउट ऑफ फेज है और ये भी 90 डिग्री से करंट और वोल्टेज आउट ऑफ फेज है। आफ्टर दैट वी हैव आरएल एंड आरसी सर्किट। आरएल और आरसी सर्किट के अंदर भी हमने ये स्टडी किया था कि दोनों ओवरऑल एक डिफरेंस के मुताबिक रहते हैं और करंट जो है ओवरऑल आरएल सर्किट के अंदर लीड करता है और लैग करता है और वोल्टेज जो है वो लीड करते हैं। इन द सेम है यहाँ पे करंट जो है आरसी सर्किट के अंदर वो लीड कर रहा होता है और वोल्टेज क्या कर रहे होते हैं जी, लैग कर रहे होते हैं। नाउ in the RLC parallel circuit, we have a combination. We consider a circuit consisting of AC source. We have a capacitor, inductor and resistor। तो हमने एक AC source को लगाया VS को और जो कि अटैच कर दिया गया पैरेलल वे के अंदर रेजिस्टेंस के साथ, इंडक्टर के साथ और कैपेसिटर के साथ। इसलिए हम इसको RL और C पैरेलल सर्किट कहते हैं बिकॉज इन दोनों तीनों जो कंपोनेंट्स हैं वो पैरेलल फॉर्म में अटैच किए गए हैं। VT इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी है, तो इसके अंदर आपके पास जो सोर्स है वो V नॉट साइन ओमेगा टी की फॉर्म में बनाया गया है। अब हम इसके ऊपर ये स्टडी करना चाहते हैं कि आई एल और आई सी क्या है। आई आर जो है वो करंट है जो आर में से गुजरा है, इंस्टेंटेनियस करंट है। आई एल इंस्टेंटेनियस करंट है जो इंडक्टर में से गुजरता है और आई सी जो है वो इंस्टेंटेनियस करंट है जो कैपेसिटर में से गुजरता है। इन सब के अंदर इस सर्किट से हम कैलकुलेट क्या करना चाहते हैं, इस सर्किट के अंदर हम 3 चीजें कैलकुलेट करना चाहते हैं। पहली बात, नेट करंट जो फ्लो करता है सर्किट के अंदर वो कितना है, फेज डिफरेंस कितना है और इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट कितनी है। फेज डिफरेंस जो है वोल्टेज और करंट के दरमियान निकाला जाएगा और इम्पीडेंस जो है वो पूरे सर्किट की जो टोटल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पर रिएक्टेंस। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर बात की थी कि इंडक्टर और कैपेसिटर रिएक्टेंस शो करते हैं और रजिस्टर शो करता है। अगर इन तीनों को हमने इकट्ठे लगाया तो ये मिलके आपस में इम्पीडेंस शो करते हैं। रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का मजमूआ इम्पीडेंस कहलाता है, तो हम वो भी कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब पिछले लेक्चर के अंदर तो हमने सबको सीरीज के अंदर लगाया था, तो आज वाले लेक्चर के अंदर हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। तो आप जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो वोल्टेजेस होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा सेम रहते हैं, जबकि
पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर करंट जो है वो सेम नहीं रहता बल्कि चेंज हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल करंट है, तो यहाँ पे टोटल करंट का कुछ हिस्सा IR में कन्वर्ट हो रहा है, IL में कन्वर्ट हो रहा है और IC में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर आप करंट वाली कन्फिग्रेशन के हिसाब से अगर सॉल्व करेंगे तो हमें उसके मुताबिक इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो KCL जिसे हम क्रिस्टफ करंट लॉ कहते हैं वो लगाया जा सकता है। यहाँ पे हम यहाँ पे 3 लूप स्टडी कर सकते हैं, पहला लूप है, दूसरा लूप है और तीसरा लूप है। तो हम इसको इस तरह से लूप वाइज स्टडी कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम कंप्यूट करने के लिए हम इसका सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। सोल्यूशन जो है वो हम 3 तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैथमेटिकल सोल्यूशन, ग्राफिकल सोल्यूशन एंड फेजर डायग्राम्स। तो हम सबसे पहले मैथमेटिकल सोल्यूशन की तरफ जाएंगे और सबसे जो पहली अप्रोच इस्तेमाल की जाएगी वो ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोच है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने ये भी स्टडी किया था कि हमारे पास 3 तरह की अप्रोचेज हैं जिनमें से 2 हम इस्तेमाल करते हैं, और वो है ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोच है और एक डिफरेंशियल एनालिसिस है। तो हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोच के जरिए से इसको सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। वी हैव टू अप्लाई अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसका मतलब वोल्टेज सेम रहेंगे, करंट बदलेगा। तो करंट टोटल जो है वो निकालना है, तो टोटल करंट बराबर होगा अकॉर्डिंग टू KCL वो करंट जो हमने सप्लाई किया है बराबर है वो करंट जो आर में से गुजरता है प्लस इंडक्टर करंट एंड कैपेसिटर करंट। तो आप देख सकते हैं ये टोटल करंट है जो हमने सप्लाई किया हुआ है, IS जिसको हम कह सकते हैं, जहाँ पे हमने जस्ट I का फंक्शन ऑफ t कहा है। IR IL और IC के बराबर है। आप IR और L और C की वैल्यूज जो है वो निकाली जा सकती हैं, बहुत आसान तरीका है। वो ये है बाय पुटिंग द वैल्यूज, जिस पुराने वाले मेथड से हमने किया हमने वही सिंपल ओम लॉ वाली डेफिनेशन यूज की। वी आर वो वोल्टेजेस जो इसके अक्रॉस हैं डिवाइडेड बाय आर, वो वोल्टेजेस जो इंडक्टर के अक्रॉस है डिवाइडेड बाय रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। वी सी voltages across the capacitor and CXC is basically the reactance of the capacitor and IT is basically the V naught sin omega t जो अप्लाई किया है total supplied voltages and Z is basically the total impedance of the circuit। तो ये total impedance of the circuit है जो हमने निकाल दी है। अब इसको जरा रीअरेंज करने के साथ आप ये देख सकते हैं कि आप VR, VL और VC की वैल्यू निकाल सकते हैं। VC उन सब की वैल्यूज लगाने से हमारे पास जो है वो इक्वेशन बन जाती है V नॉट साइन ओमेगा टी ओवर Z। हमने लेफ्ट साइड पे ले आया इसको, हमने V नॉट साइन ओमेगा टी -5 सपोज किया कि ये फेज डिफरेंस -5 रख रहे हैं, तो ये ऐड कर दिया यहाँ पे V नॉट XL साइन। आप जानते हैं कि इंडक्टर के अंदर वोल्टेज क्या करते हैं, हाँ जी, करंट जो होता है वो लैग कर रहा होता है, सो दैट्स व्हाई साइन ओमेगा टी -π/2 -5 आ जाएगा। और कैपेसिटर के अंदर करंट लीड करता है तो इसके अंदर V नॉट XC साइन ओमेगा टी +π/2 -5 के हिसाब से। तो ये करंट यहाँ पे क्या कर रहा है जी, लैग कर रहा है -π/2, तो ये करंट क्या करता है जी, लीड करता है। तो हम इससे इक्वेशन नंबर 3 को डेवलप कर रहे हैं। इस इक्वेशन नंबर 3 के अंदर हम रीअरेंज करके आप देख सकते हैं कि क्या हो सकता है कि V नॉट और कॉमन ले किया जा सकता है सारी तरफ से, एक ये काम किया जा सकता है। दूसरा है कि ये जो साइंस हैं इसको किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, कॉस के अंदर। तो अलाइड एंगल्स वगैरह इस्तेमाल करते हुए हम इसको यूँ कर सकते हैं रीअरेंज, V नॉट साइन ओमेगा टी ओवर Z, V नॉट ओवर R साइन ओमेगा टी -5 वैसे का वैसे ही ये आपस में हो जाएंगे जी, माइनस कॉस की फॉर्म में आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा जी, प्लस कॉस आ जाएगा। तो हमारे पास V नॉट 1/XC -1/XL cos ओमेगा टी ये माइनस का हो जाएगा तो इसलिए बाद में आगे टर्म, और ये प्लस का है तो इसलिए पहले आ जाएगी और हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 डेवलप हो जाएगी। आफ्टर डेवलपिंग द इक्वेशन नंबर 4 वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन। और ये वाला काम हम पहले भी करते आए हैं, हम इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं किसके जरिए से जी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के जरिए से। तो इस दफ़ा ये है कि 1/XC पहले आ रहा है एज कम्पेयर टू द सीरीज सर्किट और ये XL बाद में आ रहा है। तो आप इसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा सकते हैं। ये आइडेंटिटी A साइन ओमेगा टी, इसके अंदर A जो है इस दफ़ा 1/R है और B जो है 1/XC -1/XL है। तो आप इसकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यूज पुट करने से हमारे पास इक्वेशन जो है वो हमारे सामने है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि V नॉट साइन ओमेगा टी ओवर Z इज इक्वल टू V नॉट 1/R 1/X -1/XL स्क्वायर साइन ओमेगा टी आ जाएगा यहाँ पे।
सिंप्लीफाई किया जा सकता है, वी से वी कट सकता है और आपके पास क्या आ जाएगा जी, आई नॉट आ सकता है। वी नॉट और वी जो है वो आपको टोटल पीक करंट दे रहा है, तो ये टोटल पीक करंट जो है वी नॉट इंटू 1/r प्लस 1/xc माइनस 1/xl के फॉर्म में आ जाएगा। और ये यहाँ से सिंप्लीफिकेशन करने से हमें हासिल हो जाता है। बाकी यहाँ से हम ये भी निकाल सकते हैं इम्पिडेंस। तो इम्पिडेंस जो होती है वो z इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर और 1/xc माइनस 1/xl स्क्वायर आ जाएगा। ये इम्पिडेंस हमारे पास निकल आई। सिमिलरली फेज निकालने का तरीकाकार जो है वो बहुत आसान है। आप पहले भी जानते थे b/a, इस दफ़ा b की वैल्यू जी ये वाली है and we have a is 1/r, so we got the value of equation as phi is equal to tan inverse b/a, bx c 1/xc minus 1/xl, और यहाँ पे आपके पास 1/r है, तो आपके पास जो फेज डिफरेंस है वो बन जाएगा r/xc minus r/xl की फॉर्म में। तो दिस इज कॉल्ड द फेज डिफरेंस फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ RLC सर्किट। ये करने के बाद हम अपने दूसरे मैथमेटिकल सॉल्यूशन की तरफ कर लेते हैं, एंड दिस मैथमेटिकल सॉल्यूशन इज नोन एज डिफरेंशियल एनालिसिस। इस मैथमेटिकल सॉल्यूशन के अंदर सारी चीज़ें वही हैं जो हमने पहले इस्तेमाल की हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ RLC एंड सोर्स है हमारे पास V नॉट साइन ओमेगा t इनपुट सोर्स है, ड्राइविंग सोर्स है, IR इज इक्वल टू V/R, IL इज इक्वल टू 1/L V dt के बराबर होता है जी, IC इज इक्वल टू dV/dt होता है। ये आप फैराडे लॉ से भी और सॉरी एम्पेयर लॉ से भी ये काम कर सकते हैं, वहाँ से भी ये निकाला जा सकता है। तो उस हवाले से हमारे पास ये सारी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। इंड्यूस ईएमएफ वाली डेफिनेशन से भी ये काम किया जा सकता है, ठीक है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं जी डिफरेंशियल इक्वेशन अप्रोच। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमने केसीएल अगेन लगाना है। केसीएल लगाने से हमारे पास किरचॉफ करंट लॉ जो है हमारे पास लूप इक्वेशन आ जाएगी, IL वही वाली, टोटल सम ऑफ द करंट्स इन R L एंड C इज इक्वल टू IT होना चाहिए। फिर सेकंड नंबर पे इक्वेशन जो है हमने IR की वैल्यू पुट कर दी, V/R था जी यहाँ से निकाला हुआ है, IL जो है 1/L V dt है, यहाँ पे लगा दी वैल्यू 1/C, IC इज इक्वल टू C dV/dt लगा दिया, V नॉट sin ओमेगा t over c आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बाय एज अप्लाइंग द डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, हमने दोनों साइड पर डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, सो वी विल गेट हैज 1/r dV/dt प्लस 1/L, ये डेरिवेटिव्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, v प्लस c d 2v dt स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा t ओवर z। एक्चुअली यहाँ पे गलती होगी थोड़ी सी कि ये साइन ओमेगा t ओवर z नहीं है, बल्कि इट इज बेसिकली द कॉस ओमेगा t। तो यहाँ पे आपके पास क्या रही, ये कॉस ओमेगा t है, यहाँ पे अब करेक्शन कर दी ये इसकी, तो यहाँ पे जरा देख लीजिएगा, ये साइन नहीं है बल्कि यहाँ पे कॉस आना है, ये गलती से लिखा गया। तो हमारे पास जो डबल डेरिवेटिव जो वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम है इसको v डबल प्राइम लिख दिया, सिंगल डेरिवेटिव को v प्राइम लिख दिया, तो हमारे पास जो इक्वेशन डेवलप हो गई है v डबल प्राइम प्लस 1/RC v प्राइम 1/LC v इज इक्वल टू v नॉट cos ओमेगा t ओवर gc आ जाएगा यहाँ पे, और उस लिहाज से इक्वेशन नंबर 4 डेवलप कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको अगर फर्दर सॉल्व किया जाए तो इसका तरीका बड़ा आसान है। हमने 2 बीटा, जिस तरह हमने RLC सीरीज सर्किट के अंदर लिखा था कांस्टेंट को, तो ये कांस्टेंट है तो हम इसको 2 बीटा कह देते हैं और इसको हम मेगा नॉट 1/LC कह रहे हैं, और ये इसके मुताबिक आ जाएगा, और ये क्वेश्चन नंबर 5 डेवलप होगा। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ये वही सेम इक्वेशन है जो हमें कहाँ से मिलती है, मैथ स्प्रिंग सिस्टम से मिलती है जब वो डैम्पिंग कर रहा होता है। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमें क्या बता रही है कि जो राइट साइड के ऊपर चीज़ें होती हैं वो हमेशा आपको अप्लाइड फोर्स बता रही है। तो दिस इज दी अप्लाइड फोर्स, जो बाइट से इसको फोर्स लग रही है चार्जेस के ऊपर, ये इस दफ़ा ये आपके पास स्प्रिंग की फोर्स है जिसका सिंगल डेरिवेटिव, कोई डेरिवेटिव नहीं है। तो इसका मतलब ये अप्लाइड, ये कैपेसिटर स्टोरेज वाली फोर्स है जो इंडक्टर और कैपेसिटर की फॉर्म में है। ये आपके पास मोशन है, मोशन की एग्जांपल ये आपके पास मोशन मूवमेंट ऑफ द मास है या फिर मूवमेंट ऑफ द चार्जेस है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। एंड द सिंगल डेरिवेटिव ऑलवेज गिव यू द इंफॉर्मेशन अबाउट डैम्पिंग फोर्स, तो ये इसका मतलब आपको डैम्पिंग की इंफॉर्मेशन देता है। तो ये ड्राइविंग के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, डैम्पिंग के लिए है, ये एनर्जी स्टोरेज के लिए है, और ये वाला हिस्सा जो है ये अप्लाइड फोर्स या ड्राइविंग फोर्स के है। तो ये मैथ स्प्रिंग सिस्टम के साथ ये एग्जैक्टली वैसे ही मैच कर रहा है जैसे हमने पिछले लेक्चर के अंदर स्टडी किया था। तो ये वही वाली सिमिलैरिटीज हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी हैं,
कि रेजिस्टेंस जो है एज अ डैम्पिंग के तौर पे बिहेव करता है, इंडक्टर जो है एज अ इनर्शिया के तौर पे बिहेव करता है, और कैपेसिटर जो है एज अ स्टोरिंग ऑफ द चार्ज या उससे रिलेटेड जो है एनर्जी स्टोरेज के हिसाब से रिलेट करता है। इन सारी बातों के साथ ही हम इसका मतलब ये वैसी ही एक इक्वेशन है जो पीरियोडिक मोशन को स्टडी की करने के लिए काम आ सकती है। तो वी विल हैव अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है, तो यहाँ पे जीरो होता तो वो होमोजेनियस बन जाने की। हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपैरिजन करके। तो आप देख सकते हैं कि ये पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स है। अगर आप इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन फैक्टर क्यू एक्स से निकाला जा सकता है। नहीं तो अगर आप आसान तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो ये एक छोटा सा हिंट है, आप इसको सॉल्व करके बताइएगा कि किस तरह से आप इसको सॉल्व करके आपका जवाब आता है या नहीं आता। इट्स अ वेरी सिंपल मेथड। इसके अंदर हिंट बहुत आसान है कि आपने एक डेरिवेटिव लेना है v को, जो यहाँ पे वोल्टेजेस हैं, उसको एक्सपोनेंट एस टी पुट कर दें। एक्सपोनेंट एस टी पुट करने के बाद इसको पुट कर दें इक्वेशन नंबर 5 के अंदर। इस इक्वेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें। जारी बात है जब आप इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो इसका डबल डेरिवेटिव लिया जाएगा, तो ये सेम एज इट इज वापस आ जाएगा और ये एस स्क्वायर की फॉर्म में हो जाएगा, ये सिंगल एस हो जाएगा और ये एस खत्म हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे दो सोल्यूशन आ जाएंगे, एस के S1 और S2, और जो सोल्यूशन आएंगे उनकी स्टेप बाय स्टेप वैल्यूज को ऐड करके लिख दीजिएगा तो वो टोटल वैल्यू निकल आएगी v की, और वही आपका सोल्यूशन होगा। तो आप कोशिश करिएगा इसको कैलकुलेट करने की, अगर कैलकुलेट ना हो तो बताइएगा। वैसे भी इसकी कैलकुलेशन के लिए हेल्पिंग मटेरियल के लिए मैंने सपोर्टिंग मटेरियल आपके पोर्टल पे अपलोड कर दिया है, आप वो भी देख सकते हैं। उस पीडीएफ फाइल को देखिएगा, उसके अंदर भी सारी क्वेश्चंस और उसके हिंट्स मौजूद हैं। फिर भी ना हो फिर बताइएगा, इंशाल्लाह हम उसको कंटिन्यू कर लेंगे। देख अब ये है उसके ग्राफिकल सोल्यूशन के ऊपर आते हैं। तो ग्राफिकल सोल्यूशन जो है ये एग्जैक्ट ग्राफिकल सोल्यूशन तो नहीं है इसका, बट ये अगेन वही ग्राफिकल सोल्यूशन जो बता रहा है कि इनके दरमियान कोई ना कोई फेज डिफरेंस होगा। दिस शोज एज अ फेज डिफरेंस ऑफ फाई बिटवीन द इंस्टेंटेनियस करंट एंड द वोल्टेज, और ये जो फाई है इसकी वैल्यू अगेन रेजिस्टेंस से इंडक्टर और कैपेसिटर के ऊपर और अप्लाइड फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। नाउ वी आर टेकिंग दी, इसके अंदर एक छोटी सी गलती है, हम उसको दुरुस्त कर लें, और वो ये है कि हमने यहाँ पे पैरेलल लिखा हुआ है, तो ये पैरेलल होना चाहिए, यहाँ पे सीरीज लिखा हुआ है, तो ताकि किसी किस्म का मसला ना रहे हमें। लेट्स स्टार्ट विद दैट। वी हैव अ पैरेलल सर्किट, फेजर डायग्राम उसके देखते हैं। आमतौर पे ये रेजिस्टर के लिए इस्तेमाल की जाती थी, ये रेजिस्टर के लिए है जी। सिमिलरली वी हैव इंडक्टर, ये इंडक्टर के लिए वैल्यू है और ये कैपेसिटर के लिए। अगर देखा जाए तो तीनों के अंदर इंडक्टर के अंदर वोल्टेज लीड करता है और करंट लैग करता है, कैपेसिटर के अंदर करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है। तो अगर हम करंट के हिसाब से फेजर को बनाने की कोशिश करें तो जो करंट होगा वो एक्स एक्सिस पे हम रख रहे हैं, क्योंकि जैसा कि यहाँ पे दिया गया हुआ है। अगर हम करंट देते हैं जो लीड करता है इससे, तो वो कैपेसिटर का करंट होना चाहिए, और वो करंट जो लैग करता है वो इंडक्टर का करंट होता है, और वो आपके पास ये एक तीन वेक्टर्स बनाए जा सकते हैं। अब ये तीनों के तीनों वेक्टर्स काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहे हैं ओमेगा फ्रीक्वेंसी के साथ, और इसके अंदर क्या किया जा सकता है, इनके अंदर इन दोनों को, ये भी आपने लास्ट टाइम लेक्चर में देखा था कि ये एक वेक्टर और ये वेक्टर हो, तो इनका जो नेट रिजल्ट निकलेगा वो या तो इस फॉर्म में निकाला जा सकता है आई एल माइनस आई सी की फॉर्म में, या फिर आई सी माइनस आई एल की फॉर्म में निकाला जा सकता है। तो हम पॉजिटिव एक्सिस के हिसाब से इसको निकालने की कोशिश करें तो ये आ जाएगा आई सी माइनस आई एल। तो हमने एक नया वेक्टर लिख लिया, आई सी माइनस आई एल आ जाएगा। हम इसी वेक्टर को हेड टू टेल रूल अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस पहले वेक्टर के हेड पे लेके आते हैं। तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेक्टर की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया और हमने यहाँ से इसको यहाँ पे मूव करवा दिया, और ट्रांसलेट करके हम यहाँ पे लेके आ गए हैं आई सी माइनस आई एल, और ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, और ये आपके पास रिजल्टेंट निकल रहा है, आई आर आ जाएगा, आई सी माइनस आई एल आ जाएगा, और ये वाला आ जाएगा, और ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, फेज डिफरेंस। ये वो एंगल बन रहा है जो इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एक रिजल्टेंट का किरदार अदा कर रहा है। और ये जो तीसरा हमारे पास साइड बनी है रिजल्टेंट वेक्टर, इसका इट इज कॉल्ड दी टोटल करंट, और ये बराबर हो सकता है टोटल वोल्टेज ओवर टोटल इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट के।
और ये जो ट्राइंगल है इट इज कॉल्ड करंट ट्राइंगल, इसके अंदर हम टोटल करंट निकाल सकते हैं। ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू base square plus perpendicular square. So we have hypotenuse square is equal to base square plus परपेंडिकुलर आई सी माइनस आई एल होल स्केयर। तो आप यहाँ से आई आर की वैल्यू पुट कर सकते हैं, आई सी की वैल्यू और आई एल की वैल्यू पुट की जा सकती है। ये वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास क्या है, इजीली वी ओवर आर, वी ओवर एक्स सी और वी ओवर एक्स एल आ जाएगा, और इनसे हम टोटल वोल्टेज कॉमन निकाले जा सकते हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ Z जो है वो वन ओवर आर, वन ओवर एक्स सी माइनस एक्स एल के फॉर्म में आ जाएंगे, जो कि हमें पहले पुराने सोल्यूशन से दिया गया है, जो कि क्लियर कट बताता है कि करंट एंड वोल्टेज आर आउट ऑफ फेज है, और उस हवाले से हम इसके फिर इम्पिडेंस वगैरह निकाल सकते हैं। So in this lecture we have learned about the response of RLC parallel circuit in the presence of AC voltage source. We have computed the current flowing through the circuit by using the trigonometric approach, differential approach and phasor method. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, और उससे रिलेटेड हम इसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंपैरिजन स्टडी करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी आरएलसी सीरीज सर्किट की और आरएलसी पैरेलल सर्किट की, और ये देखेंगे कि ये जो आरएलसी सर्किट्स हैं इनकी एप्लीकेशन किधर किधर वाक़या है, और उसके मुताबिक हम इनकी फर्दर एप्लीकेशंस को भी एक्सप्लोर करेंगे। इस लेक्चर से रिलेटेड जितने भी किसी के क्वेश्चंस हैं आप वो मुझसे पूछ सकते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। फॉर एग्जांपल वी हैव इंटरेक्शन सेशन जूम मीटिंग के जरिए भी हम ये डिस्कशन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए से भी आप सवाल पूछ सकते हैं, और यूट्यूब कमेंट सेक्शन में भी आप ये अपने सवालात का इजहार कर सकते हैं, और उसके बारे में हम इंशाल्लाह उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर किसी भी पॉइंट की आपको समझ ना आई हो तो वो लाजमी डिस्कस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।